अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। रज़िया भट्ट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा ये ऑडियो बुक आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तो आज हम इसकी नवी किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं रज़िया भट्ट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा एपिसोड 9। दूसरी शाम दूल्हा दुल्हन आए। वो हनीमून के लिए फिजी आइलैंड जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। 10 दिन की रुखसत उन्होंने वहां गुजारना थी। फिजी ऑस्ट्रेलिया के करीब एक छोटा सा लेकिन इंतहाई खूबसूरत जजीरा है। वहां टूरिस्ट के लिए चंद कमरे हैं, रेस्टोरेंट है और बस। बिजली तक वहां नहीं, लेकिन कुदरती हुस्न से ये जजीरा मालोमाल है। इसकी खूबसूरती को आर्टिफिशियल चीज़ें बनाकर छेड़ा तक नहीं गया। हनीमून के बाद साइमा ने सैन फ्रांसिस्को चले जाना था। शादी खत्म हो गई, साथ ही सारे हंगामे और हल्ला गुल्ला भी खत्म हो गया। 2 दिन बाद शेमो भी काम पर जाने लगी और हम चारों घर में सारा दिन गपशप में मसरूफ रहने लगे। सादिया और आतिफ रोजाना घूमने फिरने चले जाते थे। 2 दिन बाद उन्होंने भी फ्लोरिडा चले जाना था। उनके पास सी अमेरिका टिकट थे। इन पर वो 5 स्टेट्स में घूम फिर सकते थे। गपशप पर कब तक गुजारा होता। हम लोग रोज के रूटीन से बोर होने लगे। आमना से बोरियत का जिक्र किया तो बोली, यूं बैठ बैठ कर बोर ही तो होगी, चले मैं रोज आकर आपको बाहर ले जाया करूंगी। आमना की 5 साल बेटी सलीना इन दिनों इस्लामिक सेंटर जाती थी, जहां बच्चों को इस्लाम की बुनियादी तालीम दी जाती है। आमना सुबह आसिफ को दफ्तर भेजकर घरेलू कामों से फारिग होकर सलीना को सेंटर छोड़ने जाती थी, जिसका टाइम 9 बजे था। आमना 9 से 12 बजे तक किसी कंप्यूटर सेंटर में जॉब करती थी। जब तक सलीना को भी छुट्टी हो जाती थी, उसने प्लान बनाया कि सलीना को सेंटर से लेकर वो सीधी इधर ही आ जाया करेगी। फिर खाना खाने के बाद हमें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करेगी। वहाँ घूमना फिरना यही था कि किसी स्टोर में घुस जाएं, चीज़ें खरीदें या यूं ही देखते फिरें। 2-3 घंटे इस तरह बआसानी गुजर सकते थे। इस फैसले से हम चारों मुतमईन भी हुई और खुश भी। आमना के पास अपनी कार थी, इसलिए सवारी का भी कोई मसला ना था। हम 31 दिसंबर को आमना के साथ फिरने गए। आज सब तरफ बड़ा रश था। स्टोरों में लोग थे, सड़कों पर कारों की दौड़ थी। माल में छोटे बड़े सभी शादाओं फरहां घूम फिर रहे थे। इसकी वजह पता चली कि आज रात साल की आखिरी रात बनकर उतरने वाली थी, इसलिए न्यू ईयर ईव के लिए लोगों में खुशी और जोशो खरोश था। उस रात को भी लोग किसी बहुत बड़ी शानदार तकरीब की तरह मनाते हैं, दावतें करते हैं, दोस्तों से मुबारकबादी के तबादले करते हैं, अपने अपने घरों में अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। रात 12 बजे तक हल्ला गुल्ला रहता है। 12:01 भी नहीं हो पाता कि नए साल की खुशियां शुरू हो जाती हैं। शराब के दौर चलते हैं, सैंडविच और स्नैक्स खाए जाते हैं, नाचते गाते हैं। न्यूयॉर्क में तो इस रात इतना रश होता है कि कंधे से कंधा टकराता है। इस रात अमेरिका के गंजान आबाद इलाके टाइम स्क्वायर में हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। न्यूयॉर्क की सड़कें शुमालन जनूबन और शर्कन गरबन मतवाजी हैं। यहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया है, बेशुमार फ्लैट्स हैं, जिनमें कई कई मंजिला ऊंचे फ्लैट भी हैं। एक सड़क से दूसरी सड़क तक उन फ्लैट्स को ब्लॉक कहते हैं। हर सड़क के दोनों तरफ 12-12, 15-15 मंजिला और कहीं इससे भी ज्यादा फ्लैट्स हैं। सड़क पर खड़े होकर अगर आखिरी मंजिल का फ्लैट देखना पड़े तो गर्दन बिल्कुल पीछे मुड़ जाती है। इन्हीं सड़कों पर साल की आखिरी रात लोग जमा होते हैं। खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी और बाज़ औकात बर्फ भी गिर रही होती है, लेकिन लोग दीवाना वार इन गलियों में जमा हो जाते हैं। फिर रात 12 बज जाने पर जब पिछला साल खत्म हो जाता है, नए साल की खुशी में बहुत ज्यादा ऊंचाई से एक रोशनी का गोला नीचे गिरता दिखाई देता है, जो बिखर कर नए साल का सन बन जाता है। यानी तब 1998 का साल शुरू हुआ था। रोशनी का गोला नीचे आते आते 1998 में तब्दील हो गया था। ये मंजर देखकर लोग चीखने चिल्लाते खुशियों का इजहार करते हैं। सर्दी की परवाह होती है न बर्फ की। बाद लोग तो जोश में आकर कमीजें भी उतार देते हैं। चूंकि रश बहुत होता है, इसलिए धक्कम पेल भी होती है। शराब के नशे में बदमस्त लोग बदतमीजियां भी करते हैं। बहरहाल
वो नए साल का इस तरह इस्तकबाल करते हैं। हमने तो ये मंजर टीवी पर देखा था, लेकिन खालिद, आसिफ, आतिफ, सादिया और आमना टाइम स्क्वायर गए थे। उन्होंने सिर्फ रोशनी का गोला देखा। 1998 में रोशनी तब्दील होते ना देख सके, क्योंकि इन्हें जगह ही ऐसी सिमत में मिली थी जहां से ये नजर ना आता था। इत्तेफाक ही है, हम लोग उन दिनों अमेरिका में गए थे, जो अमेरिकनों की क्रिसमस और नए साल की आमद के हंगामा परवर तजर्बे से भी रोशनास हुए। हाँ, मैं साइमा की शादी के बाद दी जाने वाली मुगल होटल की दावत का किस्सा लिखना ही भूल गई। यहाँ चंद अमेरिकनों और एक काली नर्सों के अलावा हिंदू मुस्लिम ही जमा थे। हिंदुओं के लिए अलग खाना बना था और मुसलमानों के लिए अलग, लेकिन सब ने एक ही हाल में बैठकर खाया। यहाँ भी शादी की खुशी में लड़के लड़कियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, भंगड़े डाले, डांस किए। उनकी देखा देखी अमेरिकन औरतें और मर्द भी भंगड़े में शरीक हो गए, नाचने वालों को देखते जाते और इसी तरह की हरकत करने की कोशिश करते। खूब पुरलुत्फ महफिल रही, सब ने बहुत ही एंजॉय किया। ये दावत शादी के दूसरे दिन थी। रात 12-1 बजे तक सब मेहमान महजूज होते रहे। हाल इस तरह सजा हुआ था कि वहां बैठकर महसूस होता था कि किसी पाकिस्तानी होटल में बैठे हैं। हाँ, तो शादी के बाद खामोशी के जमूद को तोड़ने के लिए हमें आमना ने राह दिखाई थी। वो रोजाना आ जाती, हम लोग तैयार बैठे होते, खाना खाते और उसके साथ चल पड़ते। ज्यादातर स्टोरों पर ही जाते या मरकज में घूमते। मार्केटों में भी वो हमें ले जाती। सब स्टोर, मॉल और मार्केटें एक ही तर्ज की थी, सिर्फ वसअत में फ़र्क था। कोई बेइंतहा बड़ी, कोई कतरे छोटी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो बहुत बड़े बड़े। बाज़ बड़े स्टोरों में हर डिपार्टमेंट के लिए अलग काउंटर है, जहां चाको चौबंद औरतें खड़ी ग्राहकों को निपटा रही होती हैं। कतार में खड़े लोग अपनी बारी आने पर खरीदारी का सामान चेक होने के लिए देते जाते हैं। एक लड़की इसे लेज़र शुआओं पर से गुजारती है, जिससे कीमत कंप्यूटर हासिल कर लेता है। फिर सारी चीज़ों की कीमत इकट्ठी करके इसमें टैक्स जमा करता और कंप्यूटर पर खड़ी औरत कंप्यूटर से बाहर आने वाली कीमत की लिस्ट का कागज़ निकाल कर गाहक से रकम वसूल करती है। इसी तरह एक के बाद दूसरे और तीसरे के बाद चौथे का गाहक की बारी आराम से आ जाती है। कोई गाहक जल्दी नहीं मचाता, ना ही गाहकों को धकेल कर आगे आने की कोशिश करता है। आराम व तहम्मुल से काम करना अमरीकियों के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। आपको ग्रोसरी स्टोर के मुतल्लिक मैंने वजाहत से बता दिया था। अब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के मुतल्लिक भी अपनी इसी वजाहत से बताना चाहूँगी। अब ऐसे स्टोर पाकिस्तान में भी बन गए हैं और बन रहे हैं, लेकिन ये ना तो इन स्टोरों की तरह वसी और रीज़ हैं, ना ही इस तरह का मुनज़्ज़म और मुस्तहकम तरीक़ाकार है। यहाँ बाज़ स्टोर ऐसे ज़रूर बन गए हैं जिनके सिस्टम का अमेरिकन स्टोरों के साथ मुवाज़ना किया जा सकता है। बहरहाल, आपको एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मुतल्लिक बताऊं। ये 3 स्टोर हैं जो एक दूसरे से मुल्हिक हैं, टर्न, मैसी और लॉर्ड एंड टेलर्स। ये स्टोर एक बहुत बड़े एयर कंडीशन हॉल और एक ही छत के नीचे हैं। इन तीनों स्टोरों की दूसरी मंजिल भी है। क्योंकि बहुत वसीओ अरीज हॉल हैं, इसलिए ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर्स भी हैं, सीढ़ियाँ भी और एलिवेटर यानी लिफ्ट भी। एक स्टोर का नक्शा खींचूंगी, बाकी स्टोर्स भी इसी तर्ज़ो तरीक ही के हैं। इन सब स्टोरों के बाहर एक नहायत ही वसीओ अरीज पार्किंग लॉट है। चूँकि 3 स्टोरों और इनके पीछे लंबे चौड़े मॉल में ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं, इसलिए गाड़ियों की तादाद बेहद बेशुमार होती है। इसीलिए इस लॉट में मुख्तलिफ हिस्से बना दिए गए हैं और एक तख्ती पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिखकर तख्तियाँ दूर दूर पोलों पर लटका दी जाती हैं, ताकि खरीदार जब वापस आएँ तो पार्किंग लॉट का नंबर जिसमें गाड़ी पार्क की हुई है देखकर आसानी से गाड़ी निकाल सके। पार्किंग लॉट की वही तरतीब है जो मैं पहले कहीं बयान कर चुकी हूँ। लॉट के सामने सड़क और उसके पार बरामदा, जिसमें कार्स यानी ट्रालियाँ एक दूसरे में धंसी खड़ी होती हैं। इसी बरामदे में नई मशीन भी नस्ब है, जहां अपना बैंक कार्ड डालकर जितनी रकम चाहे निकलवाई जा सकती है। अमेरिका में खरीदारी आम तौर पर कैश पैसों से नहीं होती, बैंक कार्ड्स के जरिए कंप्यूटराइज्ड मिनी मशीनें रकम निकाल देगी। बैंक में मतलूबा रकम से कम पैसे हों तो मशीन कार्ड वापस कर देगी। बरामदे ही में एक तरफ जूसेस, कोक वगैरह के लिए तकरीबन 6 फुट लंबे 4 फुट चौड़े फ्रिज किस्म के बॉक्स नुमा डब्बे हैं, जिनमें पैसे डालने के लिए सुराख बने होते हैं। कागजी गिलास भी एक खाने में मौजूद हैं।
पैसे सुराख में डालिए और जो मशरूब पीना हो उसका बटन दबाकर गिलास भर लें। इसी तरह बाज़ जगह खुदकार आइसक्रीम मशीनें भी नस्ब हैं। जिस फ्लेवर की आइसक्रीम खाना हो पैसे डालें, बटन दबाएं और आइसक्रीम ले लें। इन चीज़ों के करीब ही स्टोर का बड़ा सा शीशे के पट्टों वाला दरवाज़ा है जो खुदकार है। अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर खुल जाता है। यहाँ एक छोटा सा सेशन रूम है जिसमें एक तरफ स्टैंडों पर अखबार और रिसाले रखे हुए हैं, दूसरी तरफ बेंच या कुर्सियाँ होती हैं। मेज़ों पर कैटलॉग बुक्स भी पड़ी होती हैं। मालूमात फराहम करने का भी लिटरेचर होता है। आप जौन से अखबार उठाना चाहें उठा लें, कैटलॉग ले लें या मालूमात के पम्फलेट पढ़ने के लिए ले लें। अगर वहीं बैठकर कुछ ज़रूरी मालूमात लेनी है तो बेंच पर बैठ जाइए और इत्मीनान से पम्फलेट, अखबार या कैटलॉग देखिए। फिर इसी किस्म के चौड़े दरवाजे से स्टोर में दाखिल हो जाइए। ये भी खुदकार दरवाज़ा है और रिसेप्शन की तरफ खुलता है। बाज़ जगह ये सिरकने वाले दरवाजे होते हैं, अंदर जाना या बाहर आना हो तो सिरक जाते हैं, फिर बंदे के निकल जाने पर बंद हो जाते हैं। दरवाजे में से स्टोर में दाखिल होते ही दाएं बाएं सामने आपको मुख्तलिफ अशिया के डिपार्टमेंट नज़र आएंगे, जहां सामान की इतनी भरमार होगी कि बौखला जाने वाली बात होती है। ख़रीदार भी बेशुमार होंगे। चूँकि ये बहुत बड़ा स्टोर है इसलिए निस्बतन छोटे स्टोरों की तरह हाल में दाखिल होते ही काउंटर्स और इन पर मुस्तैदी से काम करती खूबसूरत जवान लड़कियां नज़र ना आएंगी। यहाँ हर डिपार्टमेंट का अपना काउंटर है। 3-3, 4-4 कंप्यूटर पड़े हैं। लड़कियां बड़ी मुस्तैदी से ग्राहकों को निपटा रही हैं। दाखिल होते ही दाएं हाथ को हो जाएं तो ये जनाना कपड़ों का डिपार्टमेंट है। यहाँ हैंगरों पर जनाना शर्ट्स, ब्लाउज, पेंट्स, कोट, पतलून लटक रहे होंगे। कई कितारों में कपड़े लटक रहे हैं। ये तयशुदा कपड़ों के भी ढेर लगे हुए हैं। साथ ही छोटे छोटे कैबिन भी बने हैं जिन्हें ट्राई रूम भी कहा जाता है। इसमें दीवार गिर आईने हैं, कुर्सियां हैं। आपने कोई कपड़ा खरीदना है और इसकी फिटिंग देखनी है तो बेशक जितने कपड़े चाहिए ट्राई रूम में ले जाएं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा या पूछेगा। आप ट्राई रूम में जितनी भी देर लगा दें कोई दूसरा अंदर जाने वाला बाहर खड़ा होगा, लेकिन वो दरवाजे पर दस्तक देकर आपको बाहर बुलाने का मजाज ना होगा। दिल जमी और सब्र से बाहर आने का इंतज़ार करेगा। मिजाज में ठहराव और सब्र व तहम्मुल अमरीकियों की बहुत बड़ी खूबी है। ढेर सारे कपड़े ट्राई करने के बाद अगर ख़रीदारी का मूड नहीं बनता तो आप कपड़े वापस चाहें तो हैंगरों पर लटका दें, चाहें तो ढेर करके रख दें। कोई बाज पुर्स नहीं होगी। हर कपड़े पर कीमत का टैग लगा होता है। कीमत माकूल समझें तो ख़रीद लें वरना छोड़ दें। ग्रैंड सेल के दिनों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की चीज़ें हैंगरों पर डालकर एक तख्ती पर इज्तिमाई कीमत लिखकर किसी राड पर लगा दी जाती हैं। अब जो कपड़ा भी पसंद करें एक ही कीमत का होगा। ज़नाना कपड़ों के शोबे के साथ ही एक बड़ा हिस्सा लेडीज़ अंडरगारमेंट्स के लिए होता है। वहाँ भी वही तरीक के कीमतों के टैग लगे हैं या मजमूई सेल पर कीमत की तख्ती लगा दी गई है। जो चीज़ पसंद आए ख़रीदें, ना पसंद हो तो कोई कहने वाला नहीं कि चीज़ क्यों नहीं खरीदी। कपड़ों के शोबे के साथ ही बहुत बड़े हिस्से में लेडीज़ के जूते स्टैंडों और रैकों पर पड़े हैं। साथ ही मैचिंग पर्स भी तारों पर लटक रहे हैं। ख्याल रहे कि स्टोर की हर चीज़ पर कीमत का टैग लगा होता है। वहाँ कोई सेल गर्ल आपका जूता पसंद आने पर कीमत बताने खड़ी नहीं होती। लोग यहाँ जूते ट्राई करते हैं, डिज़ाइन पसंद करते हैं, कीमत देखते हैं, ख़रीदना हो तो ख़रीद लेते हैं, ना ख़रीदना हो तो छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह दरमियान में थोड़ा सा रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ मर्दाना कपड़ों का हिस्सा है। यहाँ भी ट्राई केबिन बने हैं। शर्ट्स, टी शर्ट्स, पतलूने, कोट, स्वेटर, टाइयाँ, जुराबें, गर्ज हर मर्दाना चीज़ वहाँ पड़ी है। ये बहुत बड़ा हाल है। यहाँ भी अंडर गारमेंट्स का शोबा अलग और जूतों का लेडीज़ की तरह अलग है। अब दरमियान में आए तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बेशुमार छोटी छोटी शॉप्स हैं। आगे चलें तो हर किस्म की घड़ियाँ मिल जाएंगी, कीमती से कीमती और सस्ती से सस्ती। टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक खूबसूरत तरीन। बाज़ टेबल क्लॉक्स क्रिस्टल की भी होती हैं जो काफ़ी कीमती होती हैं। उधर ही आगे बढ़ें तो असली ज्वेलरी के स्टॉल नज़र आएंगे। चारों तरफ शीशे के शो केसों में डायमंड की अंगूठियाँ, टॉप्स और लॉकेट मुख्तलिफ वज़ाकता के और मुख्तलिफ कीमतों के होंगे। 18 कैरेट गोल्ड की जंजीरें, ब्रेसलेट्स, टॉप्स, अंगूठियाँ भी मिलेंगी। असली पर्ल के खूब जेवरात भी होंगे।
महंगे पिंक पर्ल के जेवर भी दीदनी होंगे। इन दुकानों पर सेल गर्ल्स या आदमी ज़रूर होते हैं। अब दाएं हाथ आगे बढ़ते जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के स्टॉल होंगे। हर किस्म की घरेलू चीज़ मिल जाएगी। फिर चंद स्टॉल घरेलू इस्तेमाल के बर्तनों के होंगे, जहां कीमती और सस्ते हर तरह के बर्तन मिल जाएंगे। कैटलरी के खूबसूरत और चमकते दमकते सेट खूबसूरत डब्बों में सजे बायसे कशिश होंगे। क्रिस्टल के बर्तन डेकोरेशन पीसेस देखने के लायक हैं। प्लास्टिक के बर्तनों का अलग शोबा है। एक शोबा फ्रेम शुदा तस्वीर नुमा भी है। ये स्टोर चूँकि दूसरी मंजिल पर भी इतना ही वसीओ अरीज है, इसलिए आप चाहें तो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाएं, एलिवेटर इस्तेमाल करें या एस्केलेटर्स इस्तेमाल करें। ऊपर की मंजिल पर भी अनवाओ अक़साम की चीज़ें के डिपार्टमेंट हैं। बिस्तर की चादरें, कंफर्ट कुशन एक जगह सजे होंगे। साथ ही बाथरूम सेट होंगे। खुशनुमा गुलदानों में सजे फूल होंगे। बिल्कुल असली नज़र आने वाले कागजी मसनूई फूल तो इस तरह सजाए गए होते हैं कि दिल चाहता है उन्हें देखते जाएं। एक शोबा बच्चों के कपड़ों का भी होगा। हर उम्र के बच्चे के हर साइज़ के मुख्तलिफ किस्म के कपड़े मिल जाएंगे। ये डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है। इसके साथ ही बच्चों के जूतों का सेक्शन होगा। छोटे बड़े बेशुमार बच्चे अपनी माओं या बापों के साथ आए होते हैं, जो चीज़ें देखने से ज़्यादा दौड़ने भागने और खेलने में मसरूफ़ होते हैं। इस शोबे के सामने ही बच्चों के खिलौनों का शोबा है। आम तौर पर 5-6 साल के बच्चों के लिए खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं होते, इनमें तामीरी चीज़ें होती हैं। बच्चे इनसे खेलते हुए बहुत कुछ सीखते भी हैं। कुछ खिलौने स्टॉल में डब्बों से निकाल कर भी रखे होते हैं ताकि खिलौने को अच्छी तरह देखा जा सके, इसकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके। सबसे बड़ी बात वहाँ ये है कि आप कोई चीज़ खरीद कर ले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन आपको चीज़ पसंद नहीं आती या मामूली सा नुक्स महसूस होता है तो आप बिला झिझक वो चीज़ रसीद दिखाकर वापस कर सकते हैं। इस बात का कोई बुरा नहीं मनाएगा, बल्कि बड़े मुअद्दबाना अंदाज में आपसे माजरत करेगा। चीज़ बदलवाना हो तो बदल देंगे, ना लेना हो तो पैसे वापस देकर भी माजरत किए जाएंगे। ऊपर ही एक तरफ बुक्स डिपार्टमेंट है, जहां सैकड़ों हज़ारों किताबें पड़ी हैं और कम कीमत पर दस्तयाब हैं। स्टेशनरी भी वहीं से मिल जाएगी। हर स्टोर में एक तरफ या काउंटरों के करीब छोटा सा ड्रग स्टोर भी होता है, जहां से छोटी मोटी तकलीफ की आम दवाइयाँ मिल जाती हैं। स्टोरों में आम तौर पर खरीदारी चेक के जरिए होती है। जो शख्स चेक देता है, गारंटी के लिए इसके पीछे वर्क परमिट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख दिया जाता है। इस तरह ये चेक काबिल कबूल होता है। चेक से ना चीज़ें लेना हो तो फिर बाहर वाली मिनी मशीन में बैंक कार्ड डालकर जितनी रकम लेनी हो उसका नंबर दबा दें। कंप्यूटर बैंक कार्ड का नंबर नोट कर लेगा, बैंक का नाम लिख लेगा। वो बैंक कार्ड अंदर खींच कर सब कुछ नोट करने के बाद रकम के साथ कार्ड और रसीद भी बाहर कर देगा। फिर जब बैंक से माहाना स्टेटमेंट आपको मिलेगी तो इसमें आपने जितनी बार जहाँ जहाँ बैंक कार्ड इस्तेमाल किया है और जितनी रकम निकलवाई वो सब दर्ज होगी। मैंने जिक्र किया था कि ये 3 स्टोर साथ साथ थे जो पीछे वाक़े माल से बड़े जुड़े हुए थे। स्टोर से खरीदारी के बाद अगर पिछले गेट से दूसरे स्टोर या माल की किसी दूसरी दुकान में जाना हो तो गेट पर खड़ी लड़की आपकी खरीदारी के लिफाफों को स्टेपल से बंद करके अपने स्टोर की चिट लगा देगी। इससे खरीदार को किसी किस्म का खदशा नहीं रहता कि दूसरे स्टोर में जाने पर वो इसकी खरीदारी की कोई हेरा फेरी इसलिए नहीं होती कि स्टोर की छतों में आवेज़ां सिक्योरिटी कैमरे, सिक्योरिटी रूम में टेलीविज़न स्क्रीनों पर स्टोर में घूमने फिरने वालों की हरकतों सकनात से अमले के अफराद देख रहे होते हैं। ये हरकत वीडियो पर भी रिकॉर्ड हो जाती है। कई किलोमीटर लंबा ये माल खूबसूरत भी है, साफ सुथरा भी लगता है। लोग पिकनिक मनाने आए हुए होते हैं। यहाँ से थोड़ी थोड़ी जगह पर से गोल खूबसूरत जीने नीचे जाते हैं। नीचे से भी इतना ही लंबा चौड़ा हाल है। दरमियान में मोज़ेक के फर्श वाली काफ़ी चौड़ी जगह छोड़ी गई है। सब्ज़े और फूलों से छोटे छोटे चबूतरे सजे हुए हैं। 2 एक जगह हौज़ भी हैं जहाँ फव्वारे चलते रहते हैं। लोग हौज़ की सीढ़ियों पर भी बैठकर हौज़ के फव्वारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दरमियानी छोड़ी हुई जगह पर जा बजा सीमेंट के बेंच हैं। थक जाने वाले वहाँ बैठकर सस्ताते भी हैं, खाते पीते भी हैं।
लेकिन क्या मजाल के कोई कागज या चिप्स और कोक का टिन जमीन पर पड़ा हो। माल खरीदारी सेंटर से ज्यादा तफरीह की जगह लगती है। ये माल चूंकि 3 स्टोरों के पीछे बहुत ज्यादा तबादत पर मुहित है, इसलिए कुछ कुछ वक्फे पर बाहर निकलने के रास्तों का लिखा होता है। आपने मैसी से बाहर जाना है, स्टर्न या लॉर्ड एंड टेलर से पत्थर की तख्तियों पर रास्ता लिखा पढ़िए और बाहर निकल जाइए। माल से बाहर जाने के पीछे भी रास्ते हैं, इनकी हदायत भी दर्ज होती हैं, इसलिए अजनबी आदमी भी गुम नहीं हो पाता। इसी माल में एक बहुत बड़ा खाने पीने का सेंटर भी है, जहां गोलाई में सैकड़ों दुकानें हैं, दरमियान में सैकड़ों ही कुर्सियां पर मेज पड़े हैं। यहाँ हर किस्म का फूड मिल जाता है। अपनी मर्जी से जिस किस्म का खाना आप खाना चाहते हैं खरीदिए, ट्रे में रखिए और आकर मेज कुर्सी सीधी करें, ट्रे मेज पर रखें, खाना खाएं। खाली ट्रे कोई उठाने नहीं आता। ट्रे में पड़े डिस्पोजेबल बर्तन या बचा खुचा खाना बड़े बड़े डस्टबिन पड़े होते हैं, उनमें आपको खुद डालना होगा और खाली ट्रे उसके ऊपर रखना होगी। सफाई यहाँ भी इतनी होती है कि अकल दंग रह जाती है। सैकड़ों लोग, बच्चे बूढ़े आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन गंद नहीं होता। वैसे भी सफाई पर मामूर अमला फर्श साफ करके इन्हें चमकाता रहता है। स्टोरों और मॉल में कॉस्मेटिक्स की दुकानें और शोबे भी दीदनी हैं। मैसी में तो ऐसा एक शोबा था, खासा बड़ा भी, लेकिन इसके पीछे माल के निचले हिस्से में कॉस्मेटिक्स की इतनी बड़ी मार्केट टाइप शॉप थी कि इसमें घूमते फिरते चीज़ें देखते काफ़ी वक्त लग जाता है। यहाँ हर किस्म के परफ्यूम्स ढेरों के हिसाब से शो केसों और रैकों में तरतीब से रखे मिलते हैं। मेकअप की सारी चीज़ें और हर किस्म के हैंड, बॉडी और चेहरे के लोशन भी दस्तयाब हैं। शैम्पू हज़ारों किस्म के मौजूद हैं। इस जगह मेकअप करने वाली लड़कियां भी ड्यूटी पर खड़ी होती हैं, जो औरतों को मुफ्त मेकअप करती और बताती हैं कि उनके चेहरे पर कैसा मेकअप सूट करता है। बड़े बड़े गोलाई में घूमने वाली लुकिंग ग्लासेस के स्टैंड हैं। औरतें मेकअप करवा के हर रुख से अपना जायज़ा ले सकती हैं। परफ्यूम्स का तो हिसाब ही नहीं, ये आम तौर पर शीशे के शोकेसों में पड़े होते हैं, लेकिन ग्राहकों की पसंद के लिए कुछ परफ्यूम्स शोकेसों के ऊपर भी पड़े होते हैं। ग्राहक इन्हें बिला तरद्दुद इस्तेमाल में लाकर खुशबू सूंघ सकते हैं। हाथ पर स्प्रे करें या जिस्म पर, सिर्फ सूंघने पर इक्तफा करें, ये आपकी मर्जी है। इतना करने के बावजूद भी आपको कोई सेंट पसंद नहीं आता, आप खरीदते नहीं, तो कोई सेल गर्ल आपसे कुछ नहीं कहेगी, बल्कि मुलायमत से कहेगी, कोई बात नहीं, हम माजरत खा हैं कि आपको हमारे स्टॉक में रखा कोई परफ्यूम अच्छा नहीं लगा। ये बात वो मुस्कुरा कर कहेगी। मेरे ख्याल में वहाँ स्टोरों, दुकानों और स्टॉल्स में काम करने वाली खवातीन, लड़कियों और मर्दों को इस बात की तरबियत दी जाती है कि गाहक से शाइस्तगी से पेश आएं, उनकी किसी तनकीद का बुरा ना मनाएं, इन्हें किसी शिकायत का मौका ना दें। मैं पिछले माल की बात कर रही थी, जिसमें निचली और ऊपर की मंजिल पर दुकानें ही दुकानें थीं। कौन सी शय थी जो यहाँ दस्तयाब ना थी? स्टोरों के शोबे थे तो माल की दुकानें थीं। लोग खरीदारी कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। ऊपर की मंजिल के बरामदे की जालीदार 3 फुट ऊंची दीवार पर झुके नीचे घूमने फिरने वालों को देख भी रहे थे। ज्यादा लोग लगता था खरीदारी से ज्यादा तफरीह के लिए आए हुए हैं। इसी माल में एक पेट्स की भी दुकान थी। छोटे बड़े मुख्तलिफ नस्लों के कुत्ते और बिल्लियां वहां मिलती थीं। जालदार पिंजरों में बंद ये जानवर बच्चों के लिए दिलचस्प चीज थी। इसी दुकान में इन जानवरों की बंद सील किए हुए डब्बों में खुराक भी मिलती थी। मैंने यूं ही तजस्सुस के लिए एक सुर्ख और सुनहरी रंग का डब्बा उठाकर देखा। अमेरिका में ग़िज़ा इंसानों की हो या हैवानों की, उसके ऊपर पूरे अज्जा लिखे होते हैं। मैं डब्बे पर अज्जा पढ़कर हैरान हो गई। गुड्डी मेरे साथ थी। उसे दिखाते हुए कहा, गुड्डी, हमारे यहाँ तो इतनी तवानाई की ग़िज़ा इंसानों को भी मुयस्सर नहीं। और चीज़ों के अलावा गोश्त और पनीर का पढ़कर तो हम दोनों मुस्कुरा कर और एक दूसरे को देखने लगी। इसी दुकान से कुछ आगे परिंदों की शॉप भी थी। कई किस्म की चिड़ियाँ, तोते, अबाबीलें और अल्लाह जाने कौन कौन से परिंदे थे। यहाँ खूबसूरत पिंजरे भी थे और इन परिंदों की खुराक की थैलियाँ और डब्बे भी। पेट्स की दुकान पर जानवरों के शैम्पू, पट्टे, जंजीरें और ब्रश भी रखे हुए थे। सर्दियों में इन्हें गर्म रखने के लिए खूबसूरत रंगों के जैकेट नुमा लिबास भी थे, जो कमर पर डालकर नीचे बेल्ट पर क्लिप के साथ बांध दिए जाते थे।
हम दोनों कुछ देर खड़ी इन जानवरों का तमाशा करती रहीं और इनका मुवाजना अपने यहाँ के जानवरों से क्या, इंसानों से करती रहीं। माल बेहद लंबा चौड़ा था। घूमते फिरते हम थक गईं, खाना भी खा लिया था और सैर भी कर ली थी। कुछ चीज़ें स्टोर से और कुछ माल की दुकानों से खरीदी थी। मैंने गुड्डी से कहा, अब वापस चलते हैं। आमना, नसीमी और बाबी कहीं नजर नहीं आ रही। यहीं कहीं होगी, वापस चलते हुए मिल जाएगी। मुझसे तो अब ये बोझ उठाकर चला नहीं जा रहा। मैंने अपने नवासों की फरमाइश पर उनके लिए जोगर्स और बूट खरीदे थे। अपनी बेटी रिफत के दोनों बेटों बिलाल और जुल्फी ने ये चीज़ें मंगवाई थी। एक अदद जोगर फरी के बेटे शहरी के लिए भी लिए थे। कुछ स्वेटर भी लिए थे, इसलिए उन्हें लिए लिए चलना मुश्किल था। गुड्डी पहले ही लदी फंदी थी, इसलिए वो भी वापसी पर रजामंद थी। हम कोई 2 फरलांग वापस हुई तो हमें आमना, नसीमी और रुकैया मिल गई। उनके हाथों में भी शॉपिंग के लिफाफे ही लिफाफे थे, इसलिए सब ने वापसी पर रजामंदी जाहिर की। आमना के हाथ में च्युइंगम, टॉफियाँ और चॉकलेट्स थीं। साथ ही उसने रुकैया और अम्मी का बार भी उठाया हुआ था। हम सब ने एक एक च्युइंगम मुंह में डाल ली और बातें करती वापस हो ली। तो ये था एक बड़े स्टोर और माल का खूब मुख्तसर सा तारुफ। इस तरह के स्टोर्स और माल का सिलसिला पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। कहीं ये बहुत बड़े हैं, कहीं कदरे छोटे, लेकिन सिलसिला और तरीक़ेकार एक जैसा है। न्यूयॉर्क ही में जो मैसी स्टोर है, वो पूरे अमेरिका में गालबन स्टेयर्स के बाद बड़ा स्टोर है। ये कई मंजिलों पर मुश्तमिल है और हर मंजिल लंबाई चौड़ाई में काफ़ी बड़ी है। ये शॉपिंग सेंटर उफ़क़ी अंदाज में है, यानी नीचे से ऊपर जाता है। निचली मंजिल में दाखिल हो तो बाजार के साथ साथ दुकानों के सामने बने हुए चौड़े बरामदे से गुजरकर अंदर जाते हैं। फिर एलिवेटर्स या सीढ़ियां इस्तेमाल करके चाहे जिस मंजिल पर जाना हो चले जाएं। आमना ने हमें न्यू जर्सी के सारे ही स्टोर दिखा दिए। इन स्टोरों पर भी ले गई जहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी, वीडियो कैमरे, आम कैमरे, रेडियो, डेक और इसी नौयत की चीज़ें थी। एक स्टोर फ्रिज, फ्रीज़र, आइस बॉक्स किस्म की चीज़ों से भरा भी देखा। आमना वहाँ भी ले गई, सिर्फ फर्नीचर मिलता था। ओक का नए तर्ज का फर्नीचर, विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर, सस्ता भी और महंगा तरीन भी। गाड़ियों के शोरूम भी देखे, स्पोर्ट्स साइकिलें भी देखी। अमेरिका में हर चीज़ अकसात में मिल जाती है। मकान, गाड़ी, फर्नीचर, आराइश का सामान, कारपेट्स, पर्दे, बाथरूम्स का सामान, जो चीज़ भी लेना चाहें अकसात में मिल जाती है। कुछ डाउन पेमेंट कर दें, फिर माहाना अकसात में बरसों अकसात देते रहें। उनके लिए क्रेडिट कार्ड की सहूलत भी मुहैया की जाती है। आमना हमें तफसील से अकसात में चीज़ें खरीदने के मुतल्लिक़ बता रही थी, क्रेडिट कार्ड का समझा रही थी, बैंक बैलेंस की गारंटी, जॉब की गारंटी इन चीज़ों के खरीदने के लिए ज़रूरी होती है। आमना एक दिन यही बातें हो रही थी कि मैंने आमना से पूछा, जी रज़िया खाला। वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। इस तरह चीज़ें देने में कंपनियों या स्टोरों का नुकसान नहीं होता? नहीं, उनका मार्जिन तो होता है ना, मुनाफा का। मेरा मतलब ये नहीं था। तो देखो ना, जब बंदा कार किस्तों में खरीदता है या कोई और चीज़, अगर वो फ्रॉडी हो तो ये चीज़ें लेकर भाग भी सकता है। वो हंस पड़ी। फिर बोली, कभी कभार ऐसा हो भी जाता होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तुम कहना चाहती हो कि यहाँ 100% लोग ईमानदार हैं? असूल के पक्के ज़रूर हैं। ये फ्रॉड अगर कोई करता भी होगा तो गैर मुल्की या काला। आम लोग ऐसा नहीं करते। अकसात में चीज़ें खरीदना यहाँ इतना आम है कि लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं, जालसाजी नहीं करते। फिर ऐसा करके वो जाएंगे कहाँ? यहाँ पुलिस चौकस और ख़बरदार है। मेरे ख्याल में यहाँ फ्रॉड होता होगा ना होने के बराबर, वरना कंपनियाँ इतने अहमकाना सौदे करें ही नहीं। मैंने यूं ही सर हिलाया। आमना बोली, अब हमें देखें, हमने कितनी चीज़ें क्रेडिट पर ले रखी हैं। आसिफ की गाड़ी तो शमीम खाला ने दी थी, मैंने अकसात में खरीदी है। हर माह बाकायदगी से किस्त अदा करती हूँ। चंद मिनट यही बातें होती रहीं, फिर रोज़ की तरह सब अपने अपने शॉपिंग के लिफाफे ले आई। नसीमी, गुड्डी, रुकैया, मैंने आज जो कुछ खरीदा था
वो एक दूसरे को दिखाने लगी। ये हमारा तकरीबन रोज ही का मामूल था। कोई छोटी सी भी चीज लेता, दूसरों को जरूर दिखाता। फिर हम चारों अपनी शॉपिंग का हिसाब किताब करने लगती। मेरे इतने डॉलर खर्च हुए हैं और मेरे इतने। आज मैंने ज्यादा ही चीजें खरीद ली, काफी डॉलर खर्च हो गए थे। हमारा मामूल था कि रोजाना जितनी शॉपिंग करते, जितने डॉलर खर्च करते, उनका हिसाब किताब करते। इन दिनों डॉलर 45 रुपए का था। हम चारों फटाफट कागज पेंसिल लेकर जितने डॉलर खर्च किए होते उनको 45 से ज़रब देकर रुपयों में तब्दील करते और आज इतने रुपए खर्च किए, कल इतने किए थे। हमारे इस हिसाब किताब पर आमना, शमीम और अक्सर खालिद भी हंसता। वो कहता, जो खर्च कर चुके हो वो ख़त्म, इस तरह रुपयों में तब्दील करने का फ़ायदा। भाई तुम अमीर आदमी हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है और आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग रुपयों से डॉलर खरीद कर लाए हैं और बेहिसाब भी नहीं। हर एक के पास $1000 से ज़्यादा नहीं। हमने तो देखना है 45,000 रुपए को किस तरह खर्च किया और इसमें से क्या क्या चीज़ खरीदी। वो फिर भी हमारे हिसाब पर हंसता रहता और शैमो भी। आमना हंसकर कहती, मामू इन्हें करने दिया करें हिसाब। ये लोग रुपयों में कमाते हैं, इसलिए रुपयों में हिसाब करके इन्हें तसल्ली होती है। ये बात ठीक भी थी। हाँ, तो आमना ने हमें न्यू जर्सी की खूब सैर कराई। स्टोरों, मार्केटों और मॉल्स के साथ उसने हमें गर्दनवाह में बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स भी दिखाए। ये एक तरह के स्टोर कम गोदाम होते हैं। यहाँ से कंपनियाँ स्टोरों को माल बेचती हैं। यहाँ जो गोदामों के साथ स्टोर होते हैं वहाँ स्टोरों की निस्बत कीमतें काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि यहाँ से थोक के हिसाब से सामान स्टोरों को जाता और फरोख्त होता है। आमना हमें एक कोट बनाने वाली फैक्ट्री भी दिखाने ले गई। लॉन्ग, शॉर्ट, दरमियाने हर किस्म के तैयार कोट हज़ारों की तादाद में हैंगरों पर टंगे थे। गरम, ट्रॉपिकल और ठंडे हर किस्म के कोट वहाँ पड़े थे। यहाँ से भी ये तैयार माल स्टोरों में जाता था। हम अब ये स्टोर देख देख कर बोर हो चुके थे, इसलिए कुछ दिन अपने अजीज़ों और शैमों की सहेलियों के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना। हम लोग पाकिस्तान से गए हुए थे, इसलिए हर अजीज़ और दोस्त की ख्वाहिश थी कि हम उनके साथ खाना खाएं, दिन गुजारें। अमरीकी माहौल में गैर मुल्कियों को हर सहूलत हासिल होती है, लेकिन उनकी रिश्तेदारों से दूरी, दोस्तों से अलग थलग होकर रहने और एक मशीनी मुल्क में जहां औरतें मर्द सिर्फ लगता है काम करने के लिए ही बने हैं, इन हालात में अपना मुल्क छोड़कर यहाँ बस जाने वालों को तन्हाई बहुत डसती है। और जब इन्हें पता चलता है कि उनका कोई हमवतन कुछ दिनों के लिए यहाँ आया है तो उससे मिलने, उसे मदऊ करने और में वो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। खासकर अपने करीबी अजीज आए हों तो उनकी खुशी दो चंद हो जाती है। साइमा फिजी जजीरे में हनीमून बनाकर वापस आ गई थी। उसका शौहर सीधा लॉस एंजलिस चला गया था, क्योंकि सर्जरी के इसके तकरीबन 6 महीने बाकी थे। साइमा यहाँ सामान लेने आई थी। घर डॉक्टर साहब ने ले लिया हुआ था, यानी सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट। साइमा को सब ने घेर लिया। फिजी के मुतालिक पूछा। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। कोई मसनूई चीज़ वहाँ नहीं देखी। कुदरत का हुस्न ही हुस्न है। बारिशें बहुत होती हैं, मच्छर भी बहुत है, लेकिन जो होटल किस्म के कमरे वहाँ चंद एक बने हैं, वहाँ बिजली वगैरह नहीं है। हाँ, मच्छरदानियों का इंतज़ाम ज़रूर होता है। और खाना पीना? किसी ने कहा, चाय, नाश्ता और खाना वगैरह वहीं से मिल जाता है, लेकिन वहाँ इतनी खूबसूरती है, इतना नेचुरलपन है कि खाने पीने के मुतल्लिक नखरे करने का सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो गोया तुम खुशबाश रही हो। बिल्कुल। फिर उसने अपनी तस्वीरें हमारे सामने रख दी, जो वहाँ उतरवाई और पता नहीं किस जजीरे से डेवलप करवाई थी। साइमा गुड्डी ने कहा, जी तुम्हारी शादी हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं। तुमने ना तो नए कपड़े पहने हुए हैं, ना जेवर, ना मेकअप। वो मुस्कुराई और बोली, मेरे पास पहनने को कपड़े हैं ना, शादी से पहले के पुराने। नसीमी ने कहा, हाँ पुराने हैं, कहाँ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यही अब सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस लेकर जाऊंगी। हाय है नसीमी खाला, तो क्या इन्हें फेंक कर नई चीजें नए खरीदूंगी? बस अम्मी ने शादी का इतना महंगा जोड़ा मेरे मना करने के बावजूद बना दिया था, वो भी एक दिन पहना, अब अलमारी ही में टंगा रहेगा।
आप लोग तो शादी के कपड़ों पर बहुत पैसा ज़ाया करते हैं। चलो कपड़ों को छोड़ो, तुमने यही अमेरिकी लिबास ही पहनना है, लेकिन नई दुल्हन हो, कानों में, गले में, बाहों में जेवर तो पहनो। वो खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, मैंने सिर्फ ये अंगूठी पहनी है और पहने रहूंगी। इसने शौहर की दी हुई बेशकीमत डायमंड की अंगूठी दिखाते हुए कहा। और वो जो शादी के जोड़े के साथ अम्मी ने सोने का रोबेज और जरकून का सेट बनवाया है, मेरी अलमारी में पड़ा है। मैं जेवर नहीं पहनती। और मेकअप तो कर लिया करो। मैं मेकअप भी नहीं पहनती। इसकी बात पर सब खिलखिला कर हंस पड़े। वो हैरान होकर हमें देखने लगी और बोली, क्यों हंसे हैं आप? साइमा बेटा, मेकअप पहनते नहीं, करते हैं। तुम्हारी इस उर्दू पर सब हंसे हैं। वो भी हंस पड़ी। चलो मेकअप पहनो या ना पहनो, थोड़ी सी लिपस्टिक ज़रूर लगा लिया करो। शादीशुदा तो लगो। आमना ने इसे टोका दिया। लिपस्टिक लगाना शादी की सनत थोड़ा ही है। कई लड़कियां गैर शादीशुदा औरतें भी इसे इस्तेमाल करती हैं। चलो तुम भाभी की बात मान लो ना, नसीमी ने कहा। लिपस्टिक लगा लिया करो, अम्मी ने कहा। अम्मी ने इतनी डायमंड, पर्ल और सोने की चीज़ें दी हैं, वो पहना करो। कभी कभी पाकिस्तानी लिबास भी पहन लिया करो। ये जो पाकिस्तान से तुम्हारे लिए इतने खूबसूरत कपड़े आए हैं, वो अलमारी में टंगे रहेंगे। नसीमी खाला, मैं अब सैन फ्रांसिस्को जा रही हूँ, वहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। वैसे भी मुझे इन कपड़ों की आदत नहीं, ज़ाया नहीं होंगे, आमना पहन लेगी। मैं? आमना हंसकर बोली, तुम्हारे कपड़े मुझे पूरे आ सकते हैं, जो तुमसे फुट भर लंबी हूँ। आमना की बात पर सब हंस पड़े। वो साइमा से फुट भर न सही 6 इंच ज़रूर लंबी थी। हंसी मजाक की बातें होती रहीं। फिर साइमा उठी। यहाँ आप सब में बैठकर गपशप करना अच्छा तो लगता है, लेकिन मैंने बहुत से काम करने हैं। काम? तो और क्या। सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी सैन फ्रांसिस्को के लिए बुक करानी है। फिर घरेलू ज़रूरत का सामान इकट्ठा करना है, इसे पैक करना और बुक करवाना है, अपनी टिकट लेनी है। इस तरह बड़े काम हैं। मैं मदद कर देती हूँ, आमना ने बोली। नहीं नहीं, तुम अपनी अम्मी, मामी और खालाओं से बातें करो, इनकी खातिर मदारात करो। अपने काम में खुद कर लूँगी। अमेरिका में लोगों को अपने काम खुद करने की इतनी आदत होती है कि वो इस सिलसिले में किसी दूसरे की मदद लेने को इसे तकलीफ देने या उसका वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझते हैं। चुनाचे साइमा ने अपनी गाड़ी खुद ही जाकर बुक करवाई, अपना सामान तय खाने से खुद ही ऊपर लाकर रखा। जितने गिफ्ट थे वो उठाकर लाउंज में रखे। वो सारी घरेलू ज़रूरत ही की चीज़ें थी, लेकिन इसे जो कुछ अपने घर के लिए चाहिए था निकाल कर अलग कर लिया। फिर वो गत्ते के बड़े बड़े कार्टन भी खुद ही लेकर आई। सारा सामान उसने चेक करके खुद ही इन डब्बों में भरा। आमना ने ज़बरदस्ती उसके साथ पैकिंग करवाई। अगले दिन उसने अपने इस्तेमाल के कपड़े अपनी अलमारी के हैंगरों से उतार कर 2 सूटकेसों में रखे। कपड़े बहुत ज़्यादा ना थे। सैन फ्रांसिस्को में इतनी सर्दी भी ना थी, इसलिए ज़रूरत की अशिया ही ली। वहाँ बेड शीट्स और तौलिए एक बक्स में भर लिए। वो नहाते वक्त 2 तौलिए इस्तेमाल करती थी, एक बाल लपेटने के लिए, दूसरा जिस्म पूछने के लिए। ये तौलिए इस्तेमाल के बाद वो धोने के लिए टोकरी में डाल देती थी। बेड शीट्स भी दूसरे दिन बदलती थी, इसलिए उसने ये चीज़ें सूटकेस में भर ली। वो हमें तो किसी काम को हाथ न लगाने देती थी। हम सब उसकी तैयारियों का तमाशा देख रहे थे। हम क्या उसके किसी काम में ना तो शमीम ने दखल दिया, ना ही साइमा ने। इससे पूछा, हाँ 2-1 चीज़ें जो शमीम की थीं वो ले जाना चाह रही थी, इसलिए शमीम से पूछा, अम्मी आपका राइस कुकर ले जाऊं? जो चीज़ चाहे ले जाओ, शेमो ने कहा। नहीं, सिर्फ राइस कुकर और गोल्ड प्लेटेड टी सेट। ये दोनों चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए ही रखी हुई थी। मेरे पास पहले वाला राइस कुकर है। शमीम ने वैसे तो साइमा की शादी पर बेइंतहा पैसा लगाया था, लेकिन हमारे यहाँ की शादियों की तरह कोई जहेज न बनाया था। वही पहने हुए कपड़े साइमा साथ ले जा रही थी। अपने इस्तेमाल शुदा तौलिए और बेड शीट्स भी अपनी इस्तेमाल शुदा थी। घरेलू इस्तेमाल की वो चीज़ें जो ब्राइडल शावर में इसे मिली थी ले जा रही थी। कमाल की बात, इन गिफ्ट्स की लिस्ट साइमा ने बनाकर देने वाले का नाम लिखकर अपने पास रखी थी। शादी वाले दिन जो बंद लिफाफों में लोगों ने डॉलर दिए थे, वो हिसाब किताब भी उसी के पास था। यानी जब इन लोगों में से किसी को कुछ देना पड़ा, शादी या किसी और खुशी के मौका पर, तो वो शमीम ने साइमा और डॉक्टर साहब ने लौटाना था। हमारे यहाँ की तरह नहीं
कि शादी या किसी खुशी के मौका पर बेटी बेटे को जो कुछ मिला वो तो गया उनके खाते में, लेकिन माँ बाप इन देने वालों के गिफ्ट और पैसे किसी न किसी सूरत उतारते रहते। साइमा का जहेज तो एक तरफ, लड़के की तरफ से बड़ी किस्म की भी कोई चीज़ ना थी। सिर्फ उसके शौहर ने एक बेशकीमत डायमंड की रिंग इसे पहना दी थी। दोस्तों ने फूलों के तोहफे दिए थे। कज़न और फूफी साइमा के लिए प्रेजेंट लाए थे। कज़न ने दोनों को परफ्यूम और फूफी ने साइमा को एक लॉन्ग ड्रेस दिया था। ये गिफ्ट समझ लें या भरी बात खत्म। अमेरिका में बहुत कम पाकिस्तानियों ने इनकी ये रस्में अपनाई हैं। ये लोग वहाँ भी धूमधाम से शादियाँ करते हैं और जहेज बरी की हर चीज़ दी जाती है। वहाँ तो लोग पैसा भी खूब कमाते हैं, इसलिए खर्च करने में दरेग नहीं करते। अब वहाँ पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, इसलिए देखा देखी अपने रस्म और रिवाज पूरे करते हैं। मुझे साइमा की शादी का स्टाइल अच्छा लगा। शमीम 26-27 साल से अमेरिका में एनेस्थीसिया की स्पेशलिस्ट है। रुपए पैसे की इसके पास कमी नहीं। चाहती तो अकलौती बेटी के लिए ढेरों कपड़े बना सकती थी। ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ें वाफर मिकदार में दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। कैश ज़रूर दिया था, लेकिन फालतू चीज़ें नहीं बनाई थी। हाँ, शादी के सारे फंक्शन बड़ी धूमधाम से किए थे। पाकिस्तान से आने वालों की खातिर मदारात में कमी ना की थी। चलिए, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पसंद। साइमा लॉस एंजलिस चली गई। उसने अपने सारे काम खुद ही किए थे। गाड़ी की बुकिंग, सामान की पैकिंग और बुकिंग, हत्ता के टिकट भी खुद ही खरीद लाई। ना उसने माँ को तकलीफ दी, ना हम में से किसी को। वो तो एयरपोर्ट पर जाने के लिए टैक्सी भी बुलाने वाली थी कि शमीम और खालिद ने मना कर दिया। वो दोनों उसे खुद एयरपोर्ट ले गए। अमेरिका में टैक्सी घर पर मंगवाना भी कोई मुश्किल काम है। यहाँ के हर छोटे बड़े शहर में टैक्सी सर्विस का नहायत उम्दा इंतज़ाम है। आप किसी टैक्सी सर्विस का नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी से ले सकते हैं। जिस सर्विस को चाहे फ़ोन करके टैक्सी मंगवा लें, चंद मिनट में टैक्सी आपके दरवाजे पर होगी। अमेरिका में गाड़ियों के बहुतात है। हर बालिग फर्द के पास अपनी गाड़ी मौजूद होती है। अमीर लोगों के पास कई कई गाड़ियाँ होती हैं। बाज़ शौकीन उमरा गाड़ियों के फ्लीट रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात टैक्सी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। अगर शमीम उस दिन घर ना होती और खालिद भी कहीं गया होता, तो घर में गाड़ियां होने के बावजूद साइमा को टैक्सी मंगवाना पड़ती और ये बात वहां मायूब ना होती, क्योंकि गाड़ियों के होते हुए वो टैक्सी पर जा रही है। इत्तेफाक ही की बात थी कि उस दिन शमीम जल्दी आ गई। ना भी आती तो खालिद घर पे था। उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, वो वहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकता था। खैर, साइमा चली गई। उसके पास यहाँ ज़्यादा देर ठहरने का वक्त ही नहीं था। उसने वहाँ जाकर अपना घर ठीक ठाक करके घरदारी शुरू करना थी। पाकिस्तान से जब कोई लड़की ब्याह कर अमेरिका जाती है तो इसे सबसे ज़्यादा मसला घरदारी का होता है, क्योंकि घर के सारे ही काम खुद करना पड़ते हैं। इसलिए शुरू में लड़कियां घबरा जाती हैं। एक काम करती हैं तो दूसरा रह जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में नौकर आसानी और थोड़े मुशायरे पर मिल जाते हैं, इसलिए ऐसी लड़कियों को जिनके घरों पे हर काम करने के लिए नौकर मौजूद होते हैं, अमेरिका जाकर खासी कोफ्त होती है और काम करने की वो आहिस्ता आहिस्ता ही आदी होती है। लेकिन साइमा के लिए घरदारी कोई मसला ना था। वो हर काम खुद करने की आदी थी। खाना पकाना ठीक तरह से आता था। इस पर डॉक्टर साहब खाने पीने के शौकीन, मिर्च मसाले वाली चीज़ों के आदी, रंगारंग करारी और चटपटी चीज़ें मरगूब। लेकिन साइमा किसी घबराहट का शिकार ना थी। बहुत सी चीज़ें बनाना तो उसने रुकैया मामी से सीख भी ली थी। बहुत से खानों की तरकीबें रुकैया से पूछकर लिख ली थी। इन्हें पकाने से पहले उसने कहा था, मामी मैं फ़ोन पर आपसे फिर तरीका अच्छी तरह समझ लिया करूँगी। साइमा की सोच समझ और मिजाज अमरीकियों जैसा बन चुका था, इसलिए ऐसी बातों पर वो बिल्कुल घबराना नहीं जानती थी, बल्कि हर काम का तजर्बा करने का उसे तजस्सुस भी था।